सामान्य परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जो एफबीआई के साथ विश्वासघात करता है और उस आतंकवादी से शादी करता है जिसकी वह जांच कर रहा है, उसे कड़ी कानूनी सजा का सामना करना पड़ता है। एफबीआई की भाषा विशेषज्ञ डेनिएला ग्रीन के मामले में नतीजा अलग था। कुछ लोग इसे नरम भी मानते हैं। आप डेनिएला ग्रीन के मामले से परिचित नहीं होंगे क्योंकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। मीडिया ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह मामला एफबीआई के लिए शर्मिंदगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक दिखाता था। ये एजेंसी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर आईएसआईएस समर्थकों और अन्य आतंकवादी खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने का जिम्मा सौंपा गया है, खुद को तब जांच के घेरे में पाई जब उसके अपने एक कर्मचारी, जिसे अति गोपनीय राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त था, पर सवाल उठने लगे। अपने कृत्यों के बावजूद ग्रीन को आमतौर पर आतंकवादी ऑपरेटिव्स की दुल्हन बनने वालों जैसी लंबी जेल की सजा नहीं मिली। उसके पछतावे और अफसोस की भावना ने न्याय प्रणाली द्वारा नरम व्यवहार में अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम डेनिएला ग्रीन की कहानी जानेंगे, जो कभी आईएसआईएस की दुल्हन थी और अब आजाद है। ग्रीन का जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ और बचपन जर्मनी में बीता। एक अमेरिकी सैनिक से शादी करने के बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने क्लेमसन विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री ली, जिससे उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक अध्ययन में रुचि स्पष्ट होती है। ग्रीन की जर्मन भाषा में दक्षता ने उन्हें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में करियर के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाया और 2011 में उन्होंने एक अनुबंधित भाषाविद के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी भाषा कौशल का उपयोग विभिन्न जांचों में सहायता के लिए किया। जनवरी 2014 में जब ग्रीन एफबीआई के डेट्रॉइट कार्यालय में काम कर रही थीं, तो उन्हें एक जांच भूमिका सौंपी गई, जिसमें एक हाई प्रोफाइल मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें एक जर्मन आतंकवादी शामिल था, जिसे अदालत के दस्तावेजों में इंडिविजुअल ए कहा गया था। अब पता चला है कि इंडिविजुअल ए कोई साधारण आतंकवादी नहीं था। वो डेनिस कुसबर्ट था, जो ऑनलाइन आईएसआईएस का मुख्य भर्ती करता था। कुसबर्ट, जिसे पहले डैसो डसोडॉक कहा जाता था, एक जर्मन रैपर था जिसने जर्मनी में सफलता पाई थी। फिर 2010 में इस्लाम कबूल किया। धर्म परिवर्तन के बाद वो कट्टरपंथी इस्लामी समूह दावा रिलीजन में शामिल हुआ और अबू मालिक नाम रखा। उसने जर्मन में इस्लामी धार्मिक या नैतिक गीत गाते हुए नशीद गायक के रूप में गाना शुरू किया। हालांकि वह जल्दी ही विवादों में आ गया, क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया और चेचन्या जैसे क्षेत्रों में इस्लामी मुजाहिदीन बलों का समर्थन किया और बर्लिन को आइने वाइतरे कूफा मेट्रोपोल कहा, एक और काफिर महानगर। कुछ संगीत रचनाओं में उसने खुलेआम ओसामा बिन लादेन की तारीफ की। कुसबर्ट भी मोहम्मद महमूद उर्फ अबू ओसामा अल गरीब के संपर्क में आया, जो मिस्र से अल-कायदा से जुड़ा था। महमूद ने ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट और जिहादी समूह मिलातो इब्राहिम बनाया, जिसे बाद में जर्मन अधिकारियों ने प्रतिबंधित कर दिया। करीबी निगरानी के बावजूद कुसबर्ट जर्मनी से मिस्र गया, उग्रवादी शिविर में हथियारों की ट्रेनिंग ली और फिर लीबिया में आगे की ट्रेनिंग की। अगस्त 2013 में वो एक वीडियो में सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान जुनूद अल-शाम नामक उग्रवादी समूह के साथ बशर अल-असद के वफादार बलों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दिया। उसने अपना जंगी नाम अबू तल्हा अल-अलमानी रखा और सितंबर 2013 तक रिपोर्ट के अनुसार वो सीरिया में हवाई हमले में घायल हुआ। वह ऑनलाइन जर्मन भाषा में वीडियो और संदेश साझा करता था, जिसमें जिहाद और शरीयत कानून लागू करने के लिए प्रेरित करता था। नवंबर 2013 में जर्मन अधिकारियों ने संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय और विदेश कार्यालय के माध्यम से तुर्की में संचालित जर्मन संस्थानों पर कुसबर्ट द्वारा संभावित हमले के बारे में चेतावनी जारी की। राष्ट्रीय दैनिक डी वेल्ट ने बताया कि कुसबर्ट विस्फोटकों से भरे वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। एक अन्य वीडियो में कुसबर्ट ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसका उद्देश्य जर्मनी को निशाना बनाना नहीं था। 2013 के अंत तक कुसबर्ट ने जुनूद अल-शाम छोड़ दिया था और इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गया था और जुलाई 2014 में सीरियाई सशस्त्र बलों के खिलाफ शीर गैस फील्ड की पहली लड़ाई में भाग लिया था।
नवंबर 2014 में डियर एजोरी इज बीइंग स्लॉटर्ड साइलेंटली ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आईएस के सदस्य निहत्थे पुरुषों की हत्या करते और उनके सिर काटते दिखे, जिसमें कुसबर्ट एक कटा हुआ सिर पकड़े था। ग्रीन को कुसबर्ट की गतिविधियों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था और उन्होंने कई ऑनलाइन अकाउंट्स और फोन नंबरों की पहचान की जिनका इस्तेमाल वो प्रचार फैलाने के लिए करता था। उनकी गहन जांच और कुसबर्ट से जुड़े एक खास स्काइप अकाउंट तक पहुंच से उसके ऑपरेशनों की अहम जानकारी मिली, जिससे पता चला कि वो लोगों की भर्ती और ऑनलाइन कट्टरपंथी संदेश फैलाने के कौन से तरीके अपनाता था। उनका योगदान डिजिटल स्पेस में कट्टरपंथ के प्रभाव समझने में बेहद जरूरी था। हालांकि किसी को भी पता नहीं था कि डैनियला ने कुसबर्ट के साथ एक रोमांटिक रिश्ता बना लिया था और वो उससे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए एकमात्र एक्सेस वाले स्काइप अकाउंट का इस्तेमाल कर रही थी। उसका उससे रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि जून 2014 में अपने अमेरिकी पति से शादीशुदा होने के बावजूद उसने विदेशी यात्रा फॉर्म में झूठी एफबीआई रिपोर्ट जमा की। इस दस्तावेज में उसने अपनी यात्रा के उद्देश्य को गलत तरीके से पेश किया, ये दावा करते हुए कि वो छुट्टी या अपने माता पिता से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए म्यूनिख, जर्मनी जा रही है। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। 23 जून को ग्रीन ने इस्तांबुल, तुर्की की एक तरफा फ्लाइट ली और एर्गुवान होटल में रिजर्वेशन कराया। वहां से वह गाजियातेप शहर गईं, जो सीरियाई सीमा से लगभग 20 मील दूर है। गाजियातेप में अपने समय के दौरान उसने कुसबर्ट को सूचित किया और उसकी व्यवस्था से एक तीसरे व्यक्ति की मदद से ग्रीन सफलतापूर्वक सीमा पार कर सीरिया में दाखिल हो गई। आते ही उसने डेनिस कुसबर्ट से शादी कर ली। अगर ये काफी विश्वासघात नहीं था तो उसने उसे उसकी गतिविधियों की जांच की जानकारी भी दी। हालांकि शादी के कुछ हफ्तों बाद ही ग्रीन को अपने फैसले पर गंभीर संदेह हुआ और उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अपने आप को दिन ब दिन और अधिक अकेला और परेशान महसूस करते हुए उसने सीरिया में अपने स्थान से ईमेल के जरिए मदद के लिए संपर्क किया। 8 जुलाई को उसने अपनी परेशानी जाहिर की। उसने कहा, मैं कमजोर थी और अब मुझे नहीं पता था कि किसी भी चीज को कैसे संभालूं। इस बार मैंने सच में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। 22 जुलाई 2014 तक ग्रीन की स्थिति जस की तस थी। उसने ईमेल में अपनी चिंता स्पष्ट की और कहा, मुझे नहीं पता कि आपको बताया गया या नहीं, लेकिन अगर मैं वापस आई तो शायद मुझे लंबे समय तक जेल में रहना पड़े, लेकिन यही जिंदगी है। यह स्वीकारोक्ति उसके विश्वासघात की गंभीरता और अमेरिका लौटने पर संभावित परिणाम दिखाती थी। करीब 1 महीने सीरिया में रहने के बाद ग्रीन ने देश से निकलकर सफलतापूर्वक अमेरिका लौटने का रास्ता ढूंढ लिया। हालांकि उसकी वापसी पर उसे 8 अगस्त को तुरंत गिरफ्तार किया गया, जो संघीय अधिकारियों द्वारा 1 अगस्त को जारी गुप्त वारंट के आधार पर थी। इस गिरफ्तारी से कानूनी संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि उसे विदेश में अपने फैसलों का परिणाम झेलना पड़ा। नवंबर 2014 में ग्रीन की हिरासत और सरकार से सहयोग के दौरान अभियोजकों ने अदालत से केस फाइल सील रखने का अनुरोध किया, ये दावा करते हुए कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी या उस पर लगे आरोपों से जुड़ी सार्वजनिक चर्चा किसी पक्ष, गवाह या अन्य व्यक्ति के लिए आसन्न खतरे की संभावना को बढ़ा सकती है। साथ ही चल रही जांच को गंभीर रूप से खतरे में डालने की भी संभावना है। इसके बाद गुप्त सुनवाइयों और अदालत में दायर गुप्त दस्तावेजों का सिलसिला शुरू हो गया। ग्रीन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में संलिप्तता पर संघीय अधिकारियों से सहयोग किया और दिसंबर 2014 में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े झूठे बयान देने का दोष स्वीकार किया। अभियोजकों ने बताया कि उसके कृत्य गंभीर थे और उस पर इससे भी अधिक गंभीर आरोप लग सकते थे, लेकिन जांच में उसके व्यापक सहयोग के कारण हल्की सजा की सिफारिश की गई। उन्होंने उनके सहयोग को महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक और ठोस बताया, यह दर्शाते हुए कि उन्होंने लंबे समय तक मूल्यवान जानकारी प्रदान की। सहयोग के चलते ग्रीन को सिर्फ 2 साल की संघीय जेल हुई। यह सजा विशेष रूप से छोटी थी, जब इसकी तुलना उन 13 और आधे साल की औसत सजा से की जाती है जो आमतौर पर आईएसआईएस से जुड़े इसी तरह के अपराधों में दोषी पाए गए अमेरिकियों को दी जाती है। ग्रीन के चुपचाप दोष स्वीकार करने के 1 महीने बाद
अमेरिकी सरकार ने संघीय रजिस्टर में उस आदमी के बारे में एक सूचना प्रकाशित की जिससे उसने शादी की थी, और ये बात बहुत कम लोग जानते थे। ये तत्कालीन विदेश मंत्री जॉन एफ कैरी द्वारा 9 जनवरी 2015 को जारी एक सूचना थी। इसमें लिखा था, मैं यह निर्धारित करता हूं कि डेनिस कुसबर्ट, जिन्हें डेनिस मामादू कुसबर्ट, अबू मामादू और अबू तलहा भी कहा जाता है, जर्मन नागरिक ने आतंकवादी कृत्य किए या करने का खतरा पैदा किया, जिससे अमेरिकी नागरिकों, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अर्थव्यवस्था को खतरा है। इसमें कुसबर्ट को आईएसआईएस की क्रूरताओं के लिए एक इच्छुक प्रचारक बताया गया और कहा गया कि वो आतंकवादी संगठन में जर्मन भाषी लोगों की भर्ती पर विशेष जोर देने वाले एक भर्तीकर्ता प्रतीत होते हैं। बुलेटिन में यह नहीं बताया गया कि उन्होंने हाल ही में एफबीआई की एक कर्मचारी से शादी की, लेकिन बुलेटिन पोस्ट होने के कुछ दिन बाद एक जर्मन अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि कुसबर्ट ने एक एफबीआई जासूस से शादी की है। रिपोर्ट में जासूस का नाम नहीं था और ऑपरेशन को एफबीआई द्वारा स्वीकृत साजिश के रूप में दिखाया गया, जिसमें कुसबर्ट को धोखा दिया गया, न कि एक भटके हुए कर्मचारी द्वारा कानून तोड़ने और देश से गद्दारी करने के रूप में। इसके बाद कई अन्य समाचार संस्थानों ने भी वही गलत खबर चलाई। अक्टूबर 2015 में पेंटागन ने बताया कि कुसबर्ट की मौत उत्तरी सीरिया के रक्का के पास हवाई हमले में हुई। 3 अगस्त 2016 को उन्होंने दावा वापस लेकर स्वीकार किया कि कुसबर्ट हमले में बच गया था। एक दिन बाद ग्रीन को संघीय जेल से रिहा कर दिया गया और उसने एक होटल लाउंज में होस्टेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 2017 में अखबारों के पास यह कहानी आने तक अधिकारियों के अलावा बहुत कम लोग इस मामले की असली जानकारी जानते थे, और अब माना जाता है कि ग्रीन को सुरक्षा और एफबीआई की शर्मिंदगी से बचाने के लिए गोपनीयता दी गई थी। 2017 में उन्होंने सीएनएन को भेष बदलकर एक छोटा इंटरव्यू दिया, लेकिन अपने मामले पर चर्चा से डरती हैं क्योंकि इससे उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उनकी लोकेशन और हुलिया पता नहीं है। जब यह मामला आखिरकार सामने आया तो कई लोगों ने इस बात पर अविश्वास जताया कि कोई व्यक्ति जिसने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, जिन अधिकारियों ने उसे क्लियरेंस दी थी, उनकी साख को भी नुकसान पहुंचाया, अपने साथियों को खतरे में डाला और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया, उसे इतनी हल्की सजा कैसे मिल सकती है? इतिहास में जिन लोगों ने सिर्फ सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की कोशिश की थी, उन्हें ग्रीन को दी गई सजा की तुलना में कहीं ज्यादा कड़ी जेल की सजा मिली है। जॉन किर्बी, पूर्व स्टेट डिपार्टमेंट अधिकारी, ने हैरानी जताई कि ग्रीन सीरिया में कैसे प्रवेश कर गईं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी कोशिश के लिए शायद आईएसआईएस के उच्च स्तर के नेतृत्व से अनुमति लेनी पड़ी होगी, और यह भी बताया कि आमतौर पर जो विदेशी आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें वहां पहुंचते ही सिर कलम किए जाने का खतरा रहता है। डैनियला ग्रीन कई स्तरों पर गंभीर परिणामों से बच गई। वो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित लौटी, आतंकवादी पति को छोड़ दिया और केवल पछतावा जताकर, जिससे देश को खतरे में डाला था, अपनी सजा कम करवा ली। ये कहानी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे किसी जासूसी उपन्यास से सीधी ली गई हो। एक एफबीआई भाषा विशेषज्ञ जिसे आईएसआईएस ऑपरेटिव का पता लगाने का काम मिला था, चुपचाप उसके लिए भावनाएं विकसित कर लेती है, चरमपंथी इलाके में जाकर उससे शादी करती है, पछताती है और फिर कानून का सामना करने लौट आती है। अनुभवी आतंकवाद विरोधी अधिकारियों ने इसे सबसे असाधारण आंतरिक सुरक्षा विफलताओं में से एक बताया।